हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केसीसी शिवावाद में। मैं आपका ट्विटर शिक्षक और बड़ा भाई आज मैं आप लोगों के सामने बात करने जा रहा हूँ क्लास 12 बायोलॉजी की। क्लास 12 बायोलॉजी में जो अपना पहला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ये आपका क्लास 12 बायोलॉजी का पहला चैप्टर है और इसे अंग्रेजी में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आपका जो क्लास 12 बायोलॉजी का पहला चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इस चैप्टर की मैं बात करूं तो आगे लगा हुआ है पुष्पी पादपों। आगे क्या लगा हुआ है? पुष्पी पादपों। तो इस चैप्टर के अंदर हमारा बोर्ड कहता है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, तो ऐसे पादप जिन पर पुष्प लगते हैं आपके पुष्पी पादप कहलाते हैं। अब ऐसे पादपों की बात करूं तो इन्हें बोलते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? ऐसे पौधे जिन पर पुष्प लगते हैं एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। तो ऐसे पौधे जिन पर पुष्प लगते हैं एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। ऐसे तो ऐसे पौधे जिन पर पुष्प लगते हैं एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। इस चैप्टर को समझने के लिए खासा इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले एक आदर्श पुष्प का चित्र समझना होगा। मैं बात करूं पुष्प, क्या पुष्प, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे आपके पुष्प की। क्या होता है पुष्प, क्या होता है फ्लावर? तो सबसे पहले पुष्प, एक पौधा कहां से जनरेट होता है, कहां से बनता है? तो वो बनता है आपके बीज से। मैं बात करूं बीज की, जैसे ये आपका एक बीज है, क्या है? बीज। ये है आपका एक बीज, ये आपका बीज है। इसमें दो क्षेत्र रहते हैं, जो ऊपर की तरफ एरो लगा हुआ है, ऊपर की तरफ एरो लगा हुआ है, इसे बोलते हैं प्राणकोर, और नीचे की तरफ एरो लगा हुआ है, इसे बोलते हैं मूलांकुर। आपका मूलांकुर से आगे चलकर मूल यानी पौधे के जड़ का निर्माण होता है, और प्राणकुर से आगे चलकर आपके पौधे से जमीन से ऊपर के भाग जितना भी होता है पौधा, उसका निर्माण आपके प्राणकुर से होता है। तो प्राणकुर से आपका बनता है तना हो गया, पत्ती हो गई, पुष्प हो गए और फल हो गए। तो इतनी सारी चीजें आपकी बनती है प्राणकुर से। और मैं बात करूं मूलांकुर से, तो मूलांकुर से बनती है आपकी जड़, क्या? जड़, जड़ या मूल। तो जो बाह्य आवरण है ये आपका सीड के बाहर वाली जो लेयर होती है इसे बोलते हैं अध्य आवरण या बाह्य आवरण, और अंदर वाली ऐसे बोलते हैं अंतः आवरण। तो ये जो जमीन के कांटेक्ट में आएगा यहाँ से, तो ये ऊपर आपका वृद्धि करेगा और इस पर आगे यहाँ पर पत्तियां लगेंगी आपकी, इस पर फल लगेंगे, और ये आगे यहाँ पर वृद्धि करेगा तो इस पर आपके पुष्प लगेंगे। तो ये जो है आपका, ये है तना, क्या है? ये है आपका तना है, ये आपकी पर्ड है या पत्ती है, ये है आपका पुष्प, और ये है आपका फल, क्या है? फल। तो मैं बात करूं एक बीज की, तो एक बीज जो होता है उसमें आपके दो क्षेत्र रहते हैं। नीचे वाला क्षेत्र होता है आपका मूलांकुर, और ऊपर वाला क्षेत्र रहता है आपका प्राणकुर। प्राणकुर से आपका तना, पत्ती, फल, पुष्प, इन सारी चीजों का निर्माण होता है।
एक पौधे का पार्ट जितना भी जमीन से ऊपर रहता है उन सारी चीजों का निर्माण आपका प्रांगण से होता है, और जमीन से नीचे जितना पौधे का भाग रहता है उसका निर्माण आपके मूलांकुर से होता है। मूलांकुर से आपकी जड़ और मूल बनती है, और प्रांगण से आपका पुष्प हो गया, आपकी पड़ हो गई, तना हो गया, फल हो गया। तो ये सारी चीजें आपके प्रांगण से निर्माण होता है। नोट कर सकते हैं इसे। आशा करता हूं आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। मैं बात करता हूं पुष्प की, इसकी पुष्प या फ्लावर। तो एक तरह से आपका जो प्रांगण है ये आगे वृद्धि करता है और यही आपका फल में बदल जाता है और पुष्प में बदल जाता है। तो ये प्ररोह को प्रांगण भी बोलते हैं। क्या? प्रांगण, प्ररोह। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं कि रूपांतरित प्ररोह पुष्प कहलाता है। तो मॉडिफाइड शूट सिस्टम है आपका, पुष्प कहलाता है। अब इस चैप्टर को समझने के लिए मैंने यहाँ पर आपको बीज को समझा दिया कि बीज क्या होता है, इससे कैसे कैसे आपके पुष्प का निर्माण होता है, कैसे कैसे फल बनता है। आगे एक पुष्प की स्ट्रक्चर समझनी होगी, एक आदर्श पुष्प। क्या? आदर्श पुष्प। आदर्श पुष्प है आपका टिपिकल फ्लावर। ये आपका आदर्श पुष्प जो है, मैं आदर्श पुष्प कौन से पुष्पों की बात कर रहा हूँ? आपके एंजियोस्पर्म, ऐसे पौधे जिन पर पुष्प लगते हैं आपके आदर्श पुष्प कहलाते हैं। हमारे चारों तरफ देखने पर हम या हमारे आसपास जितने भी पौधे रहते हैं उन्हें हम देखते हैं जिन पर मेनली पुष्प आते हैं। तो जिन पर हमारे पुष्प लगते हैं तो 99% पौधे ऐसे होते हैं जिन पर पुष्प लगते हैं। तो हमारे आज चारों ओर देखने पर जो भी हमें पुष्प दिखाई देते हैं वो सारे हमारे आदर्श पुष्प हैं। आदर्श पुष्प कहने का अर्थ है अगर मैं 100 पौधे लूं और 100 पौधों में से 90 पौधे जिन पर पुष्प लग रहे हैं उनकी स्टडी करूं तो उनकी आकार की या जो मॉर्फोलॉजी है वो लगभग सेम होगी। तो जो सभी की सेम होगी वही रहता है आपका आदर्श पुष्प। मैं यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ, पहले उसे समझना होगा। ये है आपका एक पुष्प। अब पुष्प आपका सबसे नीचे स्ट्रक्चर है ये, जहां से पुष्प जुड़ा रहता है पौधे से उसे बोलते हैं पुष्प बंध। ये है आपका पुष्प ग्रंथ। पुष्प ग्रंथ आगे जाकर के फूली हुई स्ट्रक्चर में बदल जाता है। पुष्प को आगे जाकर के फूली हुई स्ट्रक्चर में बदलता है, इसे बोलते हैं पुष्पासन। क्या? पुष्पासन। अगर मैं पुष्पासन का संधि विच्छेद करूं तो इधर देखें, पुष्प प्लस आसन। पुष्प जिस पर आसन करता है या बैठा हुआ होता है उसे बोलते हैं पुष्पासन। तो एक तरह से देखें तो इसी पर ये फूले हुए भाग का पूरा पुष्प है आपका वो टिका हुआ है। तो एक तरह से पुष्प जिस पर आसन करता है पुष्पासन कहलाता है। ऊपर की ओर जाते हैं तो ये आपकी रंगीन पत्तियां दिखाई देती हैं।
जिन्हें बोलते हैं दल। जब ये ग्रुप में रहती है, ऐसा नहीं होता कभी भी कि एक पुष्प में दल की संख्या है वो एक से अधिक ही रहती है, तो दल का जब समूह होता है तो इसे बोलते हैं दल पुंज। दल का जब समूह रहता है तो उसे बोलते हैं दल पुंज। और यहाँ पर आपकी एक पत्ती और रहती है, यहाँ पर आपकी ये पत्ती एक रहती है नीचे की ओर, ये पत्ती कहलाती है आपकी बाह्य दल, क्योंकि ये बाहर की ओर पुष्प से निकलती है तो इसे बोलते हैं बाह्य दल। और ऊपर की तरफ जब जाते हैं तो जो कलरफुल पत्तियां दिखाई देती है उन्हें बोलते हैं दल। तो दल का समूह होगा तो दल पुंज बोलेंगे, और नीचे की ओर जो पत्तियां दिखाई दे रही हैं उन्हें बोलेंगे बाह्य दल। जब बाह्य दल है इनकी संख्या जब पुष्प में एक से अधिक होती है तो इन्हें बोलते हैं बाह्य दल पुंज। क्या? बाह्य दल पुंज। सीधी सी बात है, जब पुष्प में या कहीं पर भी कोई वस्तु एक से अधिक होती है वहां पे तो उसका ग्रुप बनता है, उसे बोलते हैं समूह। क्या बोलते हैं? समूह। ऊपर की ओर जब जाते हैं इसमें तो यहां देखते हैं कि ये फुली हुई स्ट्रक्चर दिख रही है। अब ये जो फुली हुई स्ट्रक्चर दिख रही है ना, इसे बोलते हैं परागकोश। क्या? परागकोश। अब ये आपका जो परागकोश है जिससे जुड़ा रहता है, ये डंठल है, परागकोश जिससे जुड़ा रहता है उसे बोलते हैं पुतंतु। क्या? पुतंतु। क्या? फिलामेंट। इसमें बोलते हैं फिलामेंट, और ऊपर आपका परागकोश। इधर ये पूरी स्ट्रक्चर है ये वाली आपकी, इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या? वर्तिकाग्र। नीचे की ओर ये स्ट्रक्चर है इतनी, इसे बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका। आशा करता हूं ये वाला आपने एकदम नोट कर लिया होगा, तो इसे रख दिया देना। ठीक है, तो ये जो पतली नलिका रूपी संरचना है इसे बोलते हैं वर्तिका। क्या? वर्तिका। जब नीचे की ओर आते हैं तो ये फूलों का भाग है, इसे बोलते हैं अंडाशय। क्या? अंडाशय। वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। अंडाशय के अंदर जब देखते हैं तो ये गोल स्ट्रक्चर दिख रही है, इसे बोलते हैं बीजांड। क्या? बीजांड। तो अंडाशय के अंदर आपका रहता है बीजांड। मैं अगर इन दोनों की बात करूं आपके परागकोश और पुतंतु, और इधर आपके ये तीन है, ये वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो ये तीनों मिलकर बनाते हैं आपका पुष्प का मादा भाग। क्या बनाते हैं? मादा भाग। अगर मैं परागकोश और पुतंतु दोनों को जोड़ दूं, दोनों को कंबाइन कर दूं, तो ये बनाते हैं आपका पुष्प का नर भाग। अब इसे नर भाग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपका जो परागकोश है इसके अंदर होता है परागकणों का निर्माण। किसका? परागकण। तो परागकोश के अंदर आपके बनती है परागकण, इसीलिए ये नर भाग है। और आपका ये अंडाशय है, जब एक बार परागकण आते हैं यहाँ पे तो पूर्ण ट्यूब का निर्माण होता है इसके अंदर। तो पूर्ण ट्यूब इसके अंदर अंड कोशिका से निषेचन करती है। तो निषेचन करती है तो यहाँ पर अंड कोशिका पाई जाती है निषेचन करने के लिए, और अंड कोशिका इसमें अंडाशय में बनती है, इसीलिए ये आपका पोषण पूरा कहलाता है मादा भाग। तो नोट कर सकते हैं आप इसे। आशा करता हूं आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसे रफ कर दे रहा हूं और आप आगे बढ़ते हैं। पुष्प के इतने पार्ट्स होते हैं, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जब आप हायर एजुकेशन करेंगे, आप बीए करेंगे या बीएससी करेंगे, जो भी आपका रहेगा, अगर आप बायो स्ट्रीम से हैं तो बीएससी करेंगे या कुछ भी करेंगे आप 12th के बाद,
तो आपको इसके और भी नाम पढ़ने के लिए मिल सकते हैं। क्या आपको इसके और भी नाम पढ़ने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस में उतनी ही बात करूंगा, फालतू की चीजें कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे पेपर में आने वाला है मैं वही पढ़ाने वाला हूँ और वही आप लोगों को पढ़ना है। उसी से मार्क्स आते हैं, उसी से नंबर आते हैं, ठीक है। तो इतने पार्ट हैं इस पुस्तक के, तो इधर बात करते हैं पुस्तक के बाद, पुष्प के बाद या पार्ट्स ऑफ फ्लावर। बात कर रहा हूं मैं पुष्प के बाद। आपके पुष्प के बाद इसमें बहुत सारे, क्या सभी पेपर में क्वेश्चन आता है तो हमें पूरे लिखने हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप 5 नंबर के क्वेश्चन में पूरा लिखने बैठ गए एक एक हेडिंग डाल के, तो आप कम से कम 5 पेज भर देंगे, जो कि आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 5 पेज भरोगे तो भी एग्जामिनर आपको उतने ही नंबर देगा, और अगर आप 2 पेज में अच्छा अच्छा लिख के उसे समझा दोगे की पॉइंट में, तो भी एग्जामिनर आपको उतने ही नंबर देगा। तो क्यों ना हम वो काम करें जिससे हमें पूरे नंबर भी मिल जाए, हमारा टाइम भी कम खर्च हो और कम से कम समय में हम पेपर कर लें। तो हमको ऐसी स्ट्रेटजी अपनानी है जिससे कम से कम समय में हमारा पेपर हो जाए और बेहतर अंक प्राप्त कर सके, ठीक है। तो आपको इसमें 4 चीजों, जैसे पेपर में क्वेश्चन आता है कि पुष्प की संरचना का वर्णन करें, तो आपको ये डायग्राम बनाना है। पहले तो डायग्राम की नेमिंग करनी है, डायग्राम बनाना है। सेकंड क्या करना है आपको, जैसे आपकी कॉपी ऐसे रहती है, बीच में यहाँ से एक ये पेज है आपका, एक ये पेज है आपका। पेपर में आता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि पुष्प की संरचना का वर्णन करें। आपको यहां पर बनाना है क्या, डायग्राम। यहां पर बनाना है आपको डायग्राम, और आपको 1.5 पेज लिखना है उसके ऊपर। ऐसा नहीं है सर लिखते चले जा रहे हैं, लिखते चले जा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है, कदापि नहीं करना है आपको ऐसा। अगर आपको एग्जामिनर को ये दिखाना है कि पूरी साल हमने लग के मेहनत की है और लग के पढ़ाई की है, तो एग्जामिनर को ये चीज आपके वैसे दिखता तो नहीं है, एग्जामिनर आपके घर तो नहीं लिख रहा है, लेकिन आप कॉपी जिस तरीके से सजाएंगे वो उसी से अंदाजा लगा लेता है कि बच्चे ने कितनी मेहनत की है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पहले हेडिंग डालनी है, दूसरी हेडिंग यहाँ पे डालनी है, तीसरी यहाँ पे और 4वीं हेडिंग यहाँ पे। तो आप जितना भी की पॉइंट और हेडिंग में लिखेंगे उतने ही मार्क्स आपके बायोलॉजी में बेहतर आएंगे, ठीक है। तो आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो ये डायग्राम आपको यहाँ बनाना है और बाकी के आपके इसके ऊपर 1.5 पेज लिखना है। इसमें आप 4 हेडिंग डाल सकते हैं, 5 हेडिंग डाल सकते हैं, डोंट वरी, लेकिन इससे ज्यादा हेडिंग आप डालते हैं तो उससे डालने का कोई फायदा नहीं है। मैं बात कर रहा था पुष्प के बाहर पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो पुष्प के बाहर में आपका पहला है पहला आता है आपका पुंकेसर। अब सर लिखना कैसे है हमें इसके ऊपर वो भी तो बताओ, तनिक नोट को जाओ, सब बताएंगे। आपका पुंकेसर कहां पर है? पुंकेसर परागकोश और तंतु मिलकर आपका बनाते हैं पुंकेसर। क्या? पुंकेसर। और यही रहता है आपका नरभाग। क्या? नरभाग। और ये तीनों मिलकर आपका बनाते हैं मादा भाग, और यही कहलाता है आपका स्त्री केसर। क्या? स्त्री केसर। बेहतर बात कर रहा हूं पुंकेसर की, तो सबसे पहले पुंकेसर ये देखें किन किन चीजों से मिलकर बना है। परागकोश और तंतु आपस में मिले तो आपका बनता है क्या? पुंकेसर या पुष्प का नरभाग। क्या? पुष्प का नरभाग। तो पुंकेसर है आपका, सबसे पहले तो इसमें ये लिखेंगे, यह है पुष्प का नरभाग होता है। अब सर ये नरभाग क्यों है ये भी तो बताओ हमें, ये तो बता दिया आपने नरभाग है। नरभाग इसलिए है क्योंकि आपका ये परागकोश है, इसके अंदर बनते हैं आपके परागकण, और यहाँ पर परागकण बनते हैं एक तरह से मेल के अंदर स्पर्म बनते हैं जैसे, वैसे ही आपके परागकोश के अंदर बनते हैं परागकण, इसीलिए ये पुष्प का नरभाग होता है और ये नरभाग होता है। तो यह पुष्प का नरभाग होता है तथा यह परागकोश
और को तंतु से मैंने वो लिखाया है कि पुष्पिका या यह पुष्पिका नर भाग होता है तथा यह परागकोश और कुतंतु से मिलकर बना होता है। परागकोश जो परागकणों का निर्माण करता है, परागकणों का निर्माण करता है। अब ये आपके परागकणों का निर्माण करता है। चित्र देखते हैं इसका। ये है आपका परागकोश। इतना पोर्शन परागकोश है और नीचे जिस डंठल से जुड़ा हुआ है उसे बोलते हैं कुतंतु। तो ये पूरी स्ट्रक्चर हो गई आपकी पुंकेसर। क्या? पुंकेसर। पुंकेसर। इसमें मैं बात करूं तो इतना पोर्शन है आपका, ये है परागकोश। और परागकोश में बनते हैं आपके परागकण। नीचे आपका एक पोर्शन रहता है ये वाला, इसे बोलते हैं कुतंतु या फिलामेंट। ठीक है, यहां तक ये नोट कर सकते हैं आप। आशा करता हूं आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसी रफ करता हूं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है। पहला हो गया आपका पुंकेसर, सेकंड है आपका स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर यह है आपका जायन। जायन में आपका ये पुष्प का नर भाग होता है, ये पुष्प का मादा भाग होता है। यह है पुष्प का मादा भाग होता है। यह पुष्प का मादा भाग होता है। ये आपका तीन चीजों से या तीन कंपोनेंट से मिलकर बनता है। एक होती है आपकी वर्तिका, वर्तिका और अंडाशय। ये वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय से मिलकर तो ये जो आपका स्त्रीकेसर है ये वर्तिका, वर्तिका और अंडाशय से मिलकर बना होता है। इसमें अंड कोशिका का निर्माण होता है।
इसमें आपका ये क्वेश्चन रहता है वर्तिकाग्र, कितना क्वेश्चन रहता है वर्तिका। नीचे वाला ये तो लघु भाग रहता है आपका अंडाशय, और अंडाशय के अंदर रहता है आपका बीजांड। अंडाशय के अंदर आपका रहता है बीजांड। तो ये तीनों स्ट्रक्चर मिलकर आपका बनाती है क्या, इस तरीके से। नोट कर सकते हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो मैं रफ करके आगे बढ़ता हूँ। यहाँ तक आपके दो हुए थे, उमंग और जयान, ठीक है। तो आपका थर्ड है बाह्य दल। बाह्य दल आपकी ये स्ट्रक्चर है, ये वाली जो हरे रंग की होती है। पुष्प में वे पत्तियां जो आपका हरा रंग दिखाती है, हरा रंग शो करती है, आपकी बाह्य दल कहलाती है। जब एक बार समूह आपस में एक कॉम्बिनेशन बना लेता है, एक समूह आपस में इकट्ठा हो जाता है, तो उसे बोलते हैं हम बाह्य दल पुंज या बाह्य दल पुंज। इनके दो कार्य होते हैं। जब पुष्प कलिका अवस्था में रहता है, पुष्प जब ऐसे रहा होगा कभी, पुष्प कभी ऐसे रहा होगा तो चारों तरफ से इसे कवर करके रहती है। पुष्प को चारों तरफ से कवर की हुई रहती है, तो ये एक तरह से आपके सुरक्षा का कार्य करती है। जब वो पुष्प कलिका अवस्था में होता है तो ये सुरक्षा का कार्य करती है। पहला है आपका जब वो पुष्प सुरक्षा, जब पुष्प कलिका अवस्था में होता है जब वो पुष्प कलिका अवस्था में होता है तो ये बाह्य दल आपकी सुरक्षा प्रदान करती है। ये सुरक्षा प्रदान करती है। पहला कार्य हो गया आपका जब पुष्प कलिका अवस्था में होता है तो ये आप उसको सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरा कार्य है, इनका रंग होता है हरा। तो वे पत्तियां जो हरी होती हैं आपकी प्रकाश संश्लेषण दर्शाती हैं, फोटोसिंथेसिस जिसे बोलते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये अपना भोजन बनाती है, तो ये प्रकाश संश्लेषण करती है। प्रकाश संश्लेषण करती हैं
तथा अपना भोजन बनाती हैं, तथा अपना भोजन बनाते हैं। यही है आपका बाइबल। क्या है? बाइबल। इसका चित्र बनाना चाहे तो चित्र भी बना सकते हैं ऐसे। अगला है आपका 4वां दल। दल क्या है? जो उसमें में आपकी रंगीन पत्तियां होती है वही कहलाती है दल। जब इनका समूह आपस में कनेक्ट हो जाता है तो उसे बोलते हैं दलबन। क्या? दलबन। अब ये रंगीन होती है तो इनका कार्य क्या होता है? ये आपकी जो वर्तिकाग्र है, कहीं दूसरे पौधे में, जैसे ये आपका कहीं दूसरे पौधे में ये आपका है परागकोश। क्या है? परागकोश। तो जब परागकोश परिपक्व होता है तो इसके अंदर परागकण भी परिपक्व हो जाते हैं। तो इसके अंदर है ये परागकण, इसके अंदर ये परागकण है आपके ये है आपकी तितली। क्या है? तितली। तो तितली क्या है? एक इंसेक्ट है, एक कीड़ा है। तो इंसेक्ट है, जब वो इस पर परागकोश पर बैठती है तो इसके पैरों से जो क्या है, इसके पैरों से जो परागकण होते हैं वो चिपक जाते हैं। तो जब यहाँ इस पे आकर बैठती है ये, तो इसके पैरों में जो परागकण होते हैं वो यहाँ पे बैठ जाते हैं। अब सही तितली इस पे बैठती क्यों है? पुष्प पर तितली क्यों बैठती है वो भी तो हमें बताओ। तो पुष्प पर तितली बैठती है, जो आपकी जो रंगीन पत्तियां होती है, जो आपके दल होते हैं, तो दल क्या है? इन कीड़ों के लिए मकरंद देती है, मकरंद। तो मकरंद इनका भोजन होता है, तो वो इस पर बैठती है और मकरंद को खाती है और यहाँ पर बैठती है और परागकण को छोड़ के चली जाती है। अब ये यहाँ पे जो परागकण है आपका, ये आगे जाता है ऐसे, इससे परागकणिका बनती है और आगे जाकर ये अंड कोशिका से विसर्जन करता है। फिर आपका अंडाशय फल में बदलता है और बीजांड बीज में। तो ये प्रक्रिया चलती है। तो यहाँ से एक तरह से ये आपके निषेचन में सहायता करती है या परागण में। तो दलपन क्या है आपकी? पहली बात तो ये है, ये रंगीन होती है, ये रंगीन होती हैं तथा परागण में सहायक होती है, परागण में सहायक होती है तथा कारक के लिए भोजन या मकरंद देती है। तो ये रंगीन होती है, ये परागण में सहायक होती है और आपके कारक के लिए मकरंद देती है। कारक के लिए भोजन, या ये तितली है यहाँ से आ रही है तो इसे ये मकरंद देगी, भोजन देगी और आपका इसे भोजन देगी और ये यहाँ पे बैठेगी, चीजें बन जाएंगी। तो जो परागकण यहाँ पे रह जाएंगे वो अपनी परागकणिका बनाएंगे और अंड कोशिका से निषेचन करेंगे, अंड कोशिका से निषेचन करेंगे और पूरी प्रक्रिया में अंडाशय फल में बदलेगा आपका और बीजांड बीज में बदल जाता है। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और आपको जैसी भी मेरी क्लास लगी हो आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं डेली आपके सामने ऐसे शानदार लेक्चर आकर लेता रहूँगा और आप सभी ऐसा ही प्यार बनाए रखिए। तो मैं साल भर आपको आपके बोर्ड एग्जाम तक आपके साथ दूंगा। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरी क्लास पसंद आई होगी। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें।